Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. And on today, April 3, we will discuss these topics from current affairs. आज की प्री सिक्योर के इस सेशन में हम इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को एमसीक्यू की हेल्प से डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो इंग्लिश के साथ साथ एसएमईज में भी हमारे कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। सो जो स्टूडेंट एसएमईज में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, एपीएससी की, वो अब कमेंट सेक्शन में जाकर इस डॉक्यूमेंट को, प्री सिक्योर के इस पूरे डॉक्यूमेंट को पूरे नोट्स के साथ आप एसएमईज में भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो कम टू द एजेंडा फॉर टुडे। आज के हम एजेंडा पर चलते हैं, कौन से टॉपिक्स हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के ऊपर। ये आप अपने पॉलिटी के क्लासेस में भी हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ोगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी बॉडी होती है, क्या कंपोजिशन होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्योंकि ये न्यूज में भी मेंशन था। अब जो चीज स्टैटिक सिलेबस में भी है और न्यूज में भी मेंशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अगेन एक ऐसा टॉपिक, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हो गए एनसीबीसी और फिस्कल डेफिसिट, जो स्टैटिक में भी है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में भी आप प्रशांत सर से पढ़ोगे और करंट में भी मेंशन है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। कौन सी बॉडी के बारे में? सीजीए के बारे में। देखो, एक बॉडी है जिसके बारे में आप अपने इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में पढ़ते हो, सीएजी के बारे में। बट याद रखिएगा कि सीएजी एंड सीजीए दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना है, नहीं तो एग्जामिनेशन में गलती से मिस्टेक हो जाती है, फिर हो जाता है वहां पर आंसर गलत। ओके, ध्यान रखेंगे। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, आईएनडीएएस के बारे में। वैसे तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये पहले भी यूज होता था, पर अब इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना कुछ नए फ्रेमवर्क ऐड किए गए हैं जिससे कि इंडिया के अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो जाए। ये हम आईएनडीएएस इससे रिलेटेड इस न्यूज में आज डिस्कस करेंगे। ये मेंस में भी आपको जीएस पेपर 3 में वैल्यू एडिशन में बड़ा काम आएगा। फोर्थ टॉपिक होगा ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के बारे में। ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी क्लास में बताया है। किसके बारे में क्लास में बताया है मैंने तुम्हें? सभासार इनिशिएटिव के बारे में, कि किस तरह से एआई को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके पंचायती राज के वर्क को और बेहतर किया जाता है। वही आज हम बात करेंगे ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर सभासार का भी मेंशन होगा। पहले भी प्री सिक्योर में ये किया है हमने। द फिफ्थ टॉपिक वुड बी एवलांसेज। अभी रिसेंटली डीसीए लाइव जो सेशन मैंने एनवायरमेंट का लिया था, वहां पर भी मैंने बोला था कि लास्ट वीक एवलांसेज प्रेजेंट था न्यूज में, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे कि एवलांसेज ये जो फेनोमेनन है क्यों होता है, कौन से टाइप होते हैं। और अभी रिसेंटली एक माउंटेन पास पर हुआ, तो हम उस माउंटेन पास से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल आज के प्री सिक्योर में 6 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। फिर कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये सारी चीज आपके लिए एसएमएच में भी अवेलेबल रहेगी, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हम पहले टॉपिक पर आते हैं जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अपडेट देख सकते हो, पीआईबी का। पीआईबी विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। क्या बोल रहा है पीआईबी का ये अपडेट? दैट साध्वी निरंजन ज्योति एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी। यहां से हमको एक फैक्ट मालूम पड़ गया। क्या फैक्ट मालूम पड़ा? कि साध्वी निरंजन ज्योति नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की नई चेयरमैन बनी है। अब हमको इसका कंपोजिशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एक्ट्स वगैरह वो सब भी पढ़ना है। आ जाइए क्वेश्चन पर। पहला स्टेटमेंट क्या? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, that initially established as a statutory body, the NCBC was granted constitutional status through the 102nd Constitutional Amendment Act 2018। एकदम सही बात है ये एक वैसा फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम में हवाइयां उड़ने लगेंगी, फिर बनेगा नहीं। एनसीबीसी पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में फॉर्म होती है, फिर सरकार उसके वर्क को, उसको और ज्यादा इंपावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे देती है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने पूरी तरह से नोट्स में भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो। सी साध्वी निरंजन ज्योति जो नई चेयरमैन बनी है। पहले एनसीबीसी एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का फॉर्मेशन हुआ स्टैट्यूटरी फॉर्म में। फिर इसको और ज्यादा एम्पावर करने के लिए सरकार ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है,
पर बिल कौन सा था जिस बिल से सरकार इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए अटेम्प्ट करती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये बात तुम मुझे ढूंढ कर बताओगे कमेंट सेक्शन में। बाकी अब हम बात कर ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो हम जरा इन दोनों आर्टिकल की भी बात कर ले जो हम न्यूज में मेंशन रहे हैं। एक आर्टिकल रहा आर्टिकल 338 बी, जिसका मेन पर्पस ही यही था एनसीबीसी का कंपोजिशन, उसका मैंडेट एंड उसके फंक्शंस को डिसाइड करना। मतलब ये जो आर्टिकल है ना 338 बी, ये मेनली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी दूसरा आर्टिकल है 342A। ये दोनों आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नए एस्पिरेंट को या मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को दिक्कत क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि सर पॉलिटी में तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रट ले। क्या नहीं रटना है, आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में भी है और जो करंट में भी मेंशन रहता है। ऐसे पढ़ाई करनी है समझदार बन के, फिर देखो कैसे नहीं एग्जाम क्लियर होता है। आर्टिकल 342A के बारे में हम पढ़ेंगे, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जरा देख लो। और हमें करेक्ट चेक करना है, इनकरेक्ट नहीं, है ना। इन सब चीजों पे ध्यान देना है। करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में अभी भी लोग टेस्ट में क्वेश्चन गलत करते हैं, एक्चुअल एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था। दूसरा क्या है, अंडर आर्टिकल 342A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, अच्छा एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, टू बोथ स्पेसिफाई एंड सब्सिक्वेंटली अमेंड द सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब जब पूरा पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दे देंगे तो पार्लियामेंट में क्या होगा, क्या होगा पार्लियामेंट में? फिर एक्चुअली में सेंट्रल लिस्ट में ये जो चेंजेस करना है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके लिए पावर ना प्रेसिडेंट के पास नहीं, एक्चुअली में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये एक सिंपल सा फैक्ट है आर्टिकल 342A का, पर कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर प्रेसिडेंट को पूरा पावर दे देंगे सेंट्रल लिस्ट में चेंज करने का, तो पार्लियामेंट जहां पर लोकसभा है, जिसको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो कॉमन सेंस से भी आप इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो। यही आगे लिखा भी है मैंने, ये तुम्हारा आर्टिकल 342A का जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ये स्टेट के केस में प्रेसिडेंट थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट में लेकर, गवर्नर को कॉन्फिडेंस में लेकर, ही कैन और सी कैन स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन केस ऑफ स्टेट लिस्ट, बट सेंट्रल लिस्ट के केस में नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो चुका था भैया, फर्स्ट करेक्ट था। Third, while investigating complaints regarding the deprivation of rights of backward classes, the NCBC functions with all the powers of civil court। बिल्कुल सही है कि जब भी कोई कंप्लेन आएगा ना बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, तो उस केस में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक सिविल कोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, सारे पावर्स उसको मिलेंगे। बिल्कुल सही, तभी तो इसको पावर मिलेगा। फोर्थ, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द एनसीबीसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अच्छा, बट देयर टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे एक पार्ट सही था कि अपॉइंटमेंट और टेन्योर दोनों प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट वहां पे नहीं करती है। ये बोल दिया कि चलो भाई प्रेसिडेंट अपना देख ले, ठीक है, जिससे कि थोड़ी ना इम्पार्शलिटी बनी रहेगी, फ्रीडम बना रहेगा। तो 2 वॉज रॉन्ग, 4 वॉज रॉन्ग, हमको करेक्ट ढूंढना था। हाउ मेनी आर करेक्ट? तो 1 and 4 आर करेक्ट, हम क्या चूज करेंगे? ओनली 2। ठीक है, और ये रहा उससे रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन कि भाई कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इंदिरा स्वानी केस को याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स के लिए जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बाकी फॉर्मेशन कैसे होता है ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। नोट्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ना हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है। दूसरे क्वेश्चन में मैं नॉट करेक्ट पूछ रहा हूँ, करेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, किस चीज के ऊपर है दूसरा क्वेश्चन? यहां पे आप एक अपडेट देख सकते हो, किसका अपडेट भाई? बिजनेस स्टैंडर्ड का, जहां पर एक बॉडी का रिपोर्ट आया। कौन सी बॉडी? CGA। CGA, आप जो पॉलिटी के क्लासेस में या पहले आपने कभी क्वेश्चन में बनाया होगा वो होगा CAG। CGA एंड CAG अलग अलग है ना, ये गलती नहीं करनी है। इसलिए प्री सिक्योर सेशन हो गया या DCA लाइव सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पर अगर थोड़ी सी गलती कर ली, CAG और CGA को साथ में मिला लिया ना, तो फिर गलती से भारी मिस्टेक हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, बड़ा बवाल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो सही करना है आपको। CGA एंड CAG दोनों अलग अलग बॉडी है। CAG कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं बता दो भाई, पढ़ा होगा तुमने। CGA तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसका अलग ही फंक्शन है, देखेंगे आप, फॉर्मेशन भी अलग है। ये क्या बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट का टारगेट है ना, उसका 80% तक तो फरवरी में ही पूरा कर लिया है। इसका मतलब कि सरकार खूब ज्यादा खर्चा कर रही है और डेफिसिट वाले टारगेट की तरफ एकदम बढ़ चुकी है।
जो 100% टारगेट रखा था उसका 80% डेफिसिट का अभी ही पूरा हो गया है, अभी पूरा बहुत कुछ बाकी है। फिर समझ रहे हो, मतलब सरकार इस बार बोरोइंग की जरूरत काफी पड़ेगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से ना हम एक्चुअली में क्या मॉनिटर करते हैं कि सरकार के बोरोइंग का क्या स्टेटस है, कितना पैसा सरकार को उधार चाहिए। पहला स्टेटमेंट फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड, फिस्कल डेफिसिट इज यूनिवर्सली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी and is calculated as the gap between the government's total expenditure and its total receipt, including the money acquired through market borrowings। यहां पर गलती हो गई, यहां पर गलती क्या हो गई कि फिस्कल डेफिसिट में ना हम मार्केट बोरोइंग को नहीं इंक्लूड करते हैं, तो ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया। मार्केट बोरोइंग को इसलिए नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि मार्केट बोरोइंग के लिए तो अलग से एक डॉक्यूमेंट मेंटेन होगा, एक डाटाबेस मेंटेन होगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब हम उसको डेफिसिट में भी काउंट कर लेंगे ना तो दोबारा हो जाएगा ना, एक बार पहले हमने वहां से लोन लिया, फिर लोन को डेफिसिट में भी मेंशन कर दिया, तो दो बार दिखेगा वही सेम अमाउंट, इसलिए बोरोइंग को अलग रखते हैं। और फिस्कल डेफिसिट से हमको एक्चुअली आइडिया भी लग जाता है कि कितना उधार लेने की जरूरत पड़ेगी सरकार को, कितने बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या, पहला तो रॉन्ग हो चुका है। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यही CGA, इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established under Article 148 to audit the annual accounts of the central government। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? एक्चुअली नहीं है। सेंट्रल जनरल ऑफ अकाउंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यहां पे हम आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग CGA को नहीं पढ़ते हैं, हम किसको पढ़ते हैं? CAG को। ये देखो मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर रखा है बाबू, CGA एंड CAG। ये CAG है आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग। CGA जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर बॉडी है जिसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है मंथली एंड एनुअल अकाउंट्स सरकार का प्रेजेंट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि इनका मंथली एंड एनुअल अकाउंट कैसा चल रहा है, उसको प्रिपेयर करना, उसको रिलीज करना। और इसी ने अभी रिपोर्ट दिया है, CGA ने, CAG का रिपोर्ट नहीं है ना। CGA एंड CAG आर टू डिफरेंट थिंग, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने दिमाग में डाल लो। CAG कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग। CGA कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर बॉडी है जो रिपोर्ट सबमिट करके देती है, रिपोर्ट प्रिपेयर करके देती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया था भाई? रॉन्ग हो गया था। फर्स्ट तो रॉन्ग था ही, सेकंड भी रॉन्ग। थर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यूटिलाइज्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहां तक तो करेक्ट है, like subsidies, interest payment, and it does not result in the creation of any productive asset। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिव असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डे टू डे जो खर्चा होता है ना, पेमेंट दिया, इंटरेस्ट दिया वगैरह वगैरह, वो सब। कैपिटल असेट जहां पे कोई कैपिटल क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया जो फ्यूचर के भी काम आएगा, वो डे टू डे खर्चे के लिए नहीं है। सो थर्ड इज करेक्ट, बट हमको नॉट करेक्ट पूछ रहा था, आंसर क्या चूज करेंगे? 1 and 2 ओनली, है ना। नॉट करेक्ट करेक्ट पे ध्यान देंगे। चलिए, अब मालूम तो पड़ ही गया, फिस्कल डेफिसिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और CGA एंड CAG के बीच का डिफरेंस भी याद रखेंगे, राइट। बाकी दो एक्सपेंडिचर मेनली इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप प्रशांत सर से और डिटेल में ये पढ़ोगे, बट यहाँ पर देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने हाईवे बनाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए, डैम्स बनाए, जिसका फ्यूचर में भी कुछ यूज होगा, कैपेक्स में काम आएगा वो। और बाकी डे टू डे खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक में द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट IRDAI, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, IRDAI के बारे में। इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इसका भी फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, वो देखेंगे। इट अप्रूव्स इंडिया AS फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरर्स फ्रॉम April 1, 2026। ये इंडिया AS फ्रेमवर्क वैसे थोड़ा पुराना है, लेकिन अब इसको इंश्योरेंस के लिए भी अप्रूव करने का काम IRDAI कर रही है। जैसे इंश्योरेंस के सेक्टर में FDI भी ज़्यादा आ सकेगा, इंश्योरेंस का सेक्टर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकेगा, जो जैसे आप लोग होते हो जो इंश्योरेंस करवाते हो, हम जैसे आम पब्लिक, तो हमारे राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सकेंगे। अदरवाइज प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट बॉडी भी बड़ा ठगती है इंश्योरेंस के नाम पर, समझ रहे हो। चलिए, केस ना कर दे कोई इंश्योरेंस बॉडी, यही सब डर लगता है भाई आजकल सच बोलने पर। खैर, पहला स्टेटमेंट क्या, अच्छा यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको चेक करना है इनका ट्रूथफुल नेचर। ओके, पहला स्टेटमेंट, इन 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिशियली नोटिफाइड द इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हम IND AS बोलते हैं,
मार्किंग अ डेफिनेट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द ओल्डर इंडियन जीएएपी नेटवर्क, जीएएपी फ्रेमवर्क। एकदम सही बात है कि 2015 में ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस आईएनडीएएस या इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्रूव किया था। इससे पहले एक पुराना फ्रेमवर्क चलता था जिसको जीएएपी फ्रेमवर्क बोलते थे और इसको रिप्लेस कर दिया गया। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है, आगे भी मैंने इसको मेंशन कर रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएनडीएएस was fundamentally driven by the need to converge Indian financial reporting with international financial reporting standards। यही बात तो मैं तब से बोल रहा हूँ, शुरू में भी मैंने यही बोला था ना कि इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर लाना, जिससे एफडीआई बढ़िया हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़िया हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बढ़िया कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सके। यही मेन टारगेट था, यही तो यहाँ पर लिखा है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए। सेकंड इज करेक्ट, और सेकंड इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, देखो कि क्यों ये वाला लाया गया आईएनडीएएस, ठीक है। थर्ड भी कर रहा है क्या एक्सप्लेन, या करेक्ट है क्या। Prior to 2015, the older India GAAP framework was developed primarily by the Institute of Chartered Accountants of India in accordance with the Companies Act 1956। वैसे ये फैक्ट सही है कि पहले ये जो स्टैंडर्ड था ना, जिसको हम GAAP फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसको ICAI नाम की बॉडी, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इन्होंने ही डेवलप किया था। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये इसको कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमको चूज क्या करना है, दैट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ए वाला तो नहीं होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर ऑल्सो करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेनिंग, है ना। केयरफुली चूज करना है, आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि ए बोल रहा था कि ए 1 करेक्ट है, 2 and 3 भी करेक्ट है, और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, दोनों में से बस एक ही एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। चलिए, यही आईएनडीएएस के बारे में आपको बस इतना याद रखना है। इवन यहाँ पर इस स्लाइड में भी मैंने जो 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए हैं, इतना भी याद रख लोगे तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा और मेंस में आईएनडीएएस वैल्यू एडिशन में कोट कर सकोगे। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आईएनडीएएस नाम का फ्रेमवर्क लॉन्च किया था बाय रिप्लेसिंग द ओल्डर फ्रेमवर्क ऑफ जीएएपी, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया ने फ्रेम किया था। अब हम IRDAI की बात कर ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एक स्टैच्यूटरी नेचर की बॉडी है गाइज, है ना। जब भी ऐसी कोई बॉडी आती है, ऑटोनोमस स्टैच्यूटरी बॉडी है, जब भी ऐसी कोई बॉडी न्यूज में आती है ना या क्वेश्चन में, तो उसका नेचर क्या है, स्टैच्यूटरी नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ये हमें मालूम करना होता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो IRDAI के बारे में याद रखेंगे कि स्टैच्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि IRDAI एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करेगी, नो डाउट। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं ना, चेयरमैन से लेके बाकी फुल 5 टाइम मेंबर्स, सबका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ये भी याद करना है। बाकी IRDAI के वर्क की बात कर लें तो पॉलिसी होल्डर्स जो हम आम पब्लिक होते हैं, इनका प्रोटेक्शन करना। अब वो कितना प्रोटेक्शन हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो तो कोई पॉलिसी लो तब समझोगे। लाइसेंसिंग करना, जो भी इंश्योरेंस होते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस एजेंसी होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योरेंस सेक्टर में लाना, मार्केट रेगुलेशंस इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, ये सारा कुछ करने का काम कौन करता है, IRDAI नाम की ये हमारी बॉडी, ठीक। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या, ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के बारे में। यहाँ PIB पर आप अपडेट देख सकते हो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग को भी ध्यान से देखना है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो तुम्हारा देखो अभी पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ से फिर एक और अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे ये बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्या ये दोनों बॉडी सेम है। फिर तुम ये बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ना, ये समझाना है। ये बेसिक डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का अपडेट है, क्या अपडेट है, दैट ई ग्राम स्वराज रिकॉर्ड्स ओवर 3 लाख करोड़ इन ऑनलाइन पेमेंट। बढ़िया ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है गाँव में। सभासार एक्सपेंड्स टू 23 लैंग्वेज। सभासार AI को यूज करते हुए मल्टीपल लैंग्वेजेस में पंचायत के वर्क्स को लोगों तक अवेलेबल करवाने के लिए है। पंचायत की जो मीटिंग होगी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोगों तक अवेलेबल रहेगी। तो पंचायत में सचिव जी और बनराकस के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, है ना। वो पंचायत वेब सीरीज है ना कि सचिव जी और बनराकस लड़ लिए, प्रधान जी और बनराकस लड़ लिए। तो भारत सरकार ने बोला, भारत सरकार को भी पंचायत सीरीज बहुत पसंद आ गई, कह वाह वाह बहुत बढ़िया सीरीज है, सचिव जी, प्रधान जी, बनराकस। भारत सरकार सभासार लेकर आ जाती है कि अब सचिव जी और बनराकस में कोई लड़ाई नहीं होगी।
सभा सार इनिशिएटिव से जो भी बात होगा पंचायत का वो सब ना मल्टीपल लैंग्वेजेज में, कितना लैंग्वेज हो गया 23 लैंग्वेजेज में, 23 लैंग्वेजेज में किसके पास रहेगा भाई, लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। लोग ऐसे मोबाइल खोल के और पंचायत की पूरी मीटिंग्स ऐसे पढ़ सकते हैं, फायदा हो गया ना। हाँ। बाकी पंचायत सीरीज देखी तुम लोगों ने, पहला वाला सीजन तो बढ़िया था बहुत, नहीं? चलिए यहां पर भी नॉट करेक्ट ढूंढना है, ध्यान दें इसको। पहला स्टेटमेंट ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी मैंने दिखाया था न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में, पीआईबी की क्लिपिंग में, कौन सी मिनिस्ट्री, पंचायती राज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग है भैया, स्टेटमेंट यहीं पे गलत काट दिया हमने। दूसरा क्या, द सभा सार इनिशिएटिव यूटिलाइजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फैसिलिटेट द ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्राम सभा प्रोसीडिंग्स एंड इज प्रोग्राम्ड टू सपोर्ट 23 इंडियन लैंग्वेजेस। ये तो अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने समझाया अभी तुमको पंचायत का एग्जांपल लेकर, करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल पंचायत्स remain strictly decentralized, the e-gram swaraj platform operates completely independent of the centralized public financial management system। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। पर्पस बिल्कुल है ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का या सभा सार का कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को पॉपुलर किया जाए। पंचायती राज डिसेंट्रलाइज्ड ही अप्रोच के लिए है, लेकिन इसको ना सेंट्रलाइज्ड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से ना कनेक्ट करके रखा गया है, इंडिपेंडेंटली नहीं रखा गया है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जब इंटीग्रेट करके रखा जाएगा ना, तो पेमेंट वगैरह ना स्ट्रीमलाइन हो सकेगा, पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बनराकस और सचिव जी आपस में नहीं लड़ेंगे, समझे? सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्ट ढूंढना था। क्या होगा, 1 and 3 ओनली। करेक्ट ढूंढना होता तो 2 ओनली चूज करते। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नॉट रूरल डेवलपमेंट। कोर ऑब्जेक्टिव क्या, एक डिजिटल पोर्टल डेवलप करना जो पंचायत से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसके अकाउंटिंग, उसका एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, फिजिकल प्लानिंग, ये सारा चीज अवेलेबल करवा देगा। इससे पंचायत का काम ज्यादा बेहतर हो सकेगा, राइट? दैट इज द टारगेट। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर इसको फ्रेम किया गया है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के लिए इट हैज बीन कनेक्टेड विद सेंट्रल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने तुम्हें बताया था, जिससे पेमेंट ट्रांसपेरेंट हो सके, ठीक है? डिसेंट्रलाइज भी रहेगा पर ट्रांसपेरेंसी पेमेंट में जरूरी है। अब जरा सभा सार की बात कर लें तो सभा सार मैंने पहले भी प्री सिक्योर में डिस्कस किया है, अगेन फिर से बता दूं कि अब इसको 23 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे कि रूरल पॉपुलेशन अपने पंचायत से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होगी कि पंचायत में क्या चल रहा है मीटिंग में, खाली मीटिंग अलवा मीटिंग की मीटिंग से कुछ निकल कर आ रहा है, ये सभा सार एप्लीकेशन डाउनलोड करके पब्लिक खटाक से पढ़ लेगी, ठीक है? चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अच्छा 5 के बाद एक 6 भी है, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट में 5 और 6 दोनों आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, एवलांसेस की बात कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड 6 नंबर का भी क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेन पास भी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एवलांसेस क्या क्या है और किस माउंटेन पास में अभी हुआ, तो उनसे रिलेटेड माउंटेन पास वाला भी एक क्वेश्चन बन गया है ना। तो 2 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, एवलांसे और माउंटेन पास से रिलेटेड। बुझ रहे हो? थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं। चलिए, क्यों न्यूज में रहा, आप यहां द हिंदू में देख सकते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एट जोजिला पास, मतलब हमको जोजिला पास के बारे में पढ़ना है। मैंने इंडियन पासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ जोजिला के बारे में, और बाकी एक टेबल बना के बाकी भी इंपॉर्टेंट पासेस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा के रखे हैं, आप इसको पढ़िएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और यहाँ पर फिर से नॉट करेक्ट ढूंढना है ना, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है एवलांसेस के बारे में, that avalanches are most likely to accumulate and trigger on extremely steep mountain range where the slope angle exceeds 60 डिग्री। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एवलांसेस जो होता है ना वो स्टीप माउंटेन रेंज, जहां पे मतलब लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है या इससे ज्यादा का जो स्लोप है वहीं पर होगा, ये मिसकंसेप्शन है। इवन जो जेंटल स्लोप्स भी होते हैं ना वहां पर भी एवलांसे हो सकता है। देखो ये एक्सप्लेन कर रखा है मैंने यहाँ, ये देखिए स्लैब एवलांच, ये जेंटल स्लोप है। यहाँ पे कहीं पर आपको स्टीप स्लोप दिखा 60 डिग्री से ज्यादा नहीं दिखा ना, बट यहाँ पर भी एवलांच है पॉसिबल है और काफी डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो सकता है। 2 आइस स्लैब्स ऐसे स्किड करेंगे है ना, एक स्लैब के ऊपर दूसरा स्लैब, एवलांच। स्लोप पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी जैसे जेंटल स्लोप है। 2 टाइप के एवलांसेज होंगे, चलो बता ही देता हूँ। एक है स्लफ एवलांच
और दूसरा है स्लैब एवलांच। तो स्लैब एवलांच तो आपको समझ में आ गया, जब दो स्लैब्स ऐसे रखे हैं, फिसल कर गिर गए, एवलांच हुआ, है ना। लार्ज अमाउंट में आइस एक साथ नीचे गिरा, डिस्ट्रक्शन करेगा, है ना, जान माल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का नुकसान करेगा। स्लफ एवलांच में ऐसे बर्फ के गोले धीरे धीरे ऐसे गिरते हैं, ठीक है। ये स्लफ एवलांचेस हो गए, दो टाइप के मेनली, ठीक है भाई। पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो चुका था उसके वजह से, कि सिर्फ 60 डिग्री स्टीप स्लोप चाहिए, वैसा जरूरी नहीं है, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। हाँ, 60 डिग्री वाले स्टीप स्लोप में एवलांचेस ज्यादा होने के चांसेस हैं, बट दैट इज नॉट अ प्री कंडीशन, राइट। Second, slab avalanches which occur when a dense cohesive block of snow fractures and slides over a weaker subsurface layer are generally responsible for the highest number of fatalities and infrastructural damage. कि जब स्लैब एवलांसेस होते हैं, जहां पर स्लैब्स जो होते हैं ना, अभी मैंने तुमको दो स्लैब समझाया, पिक्चर देखो, यहाँ पिक्चर देखकर स्लैब एवलांस ज्यादा इजीली समझ आएगा। पिक्चर देख, ये स्लैब एवलांस, वहां पिक्चर पे ध्यान दो, स्क्रीन के राइट साइड में, कि स्लैब एवलांसेस के केस में क्या होगा, यहाँ पर दो स्लैब्स, ऊपर वाला डेंस स्लो स्लैब है, बट एक वीकर लेयर डेवलप होता है, नीचे वाला स्लैब जो है वो टूटने लगता है, ऊपर वाला ना ऐसे स्किड करते हुए नीचे आएगा, या नीचे वाला लेयर जब वीक हो जाएगा ना, ऊपर वाला अचानक से टूटेगा, और फिर जो जितना स्नो का एक्यूमुलेशन है वो नीचे की तरफ स्लोप की तरफ बह जाएगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल होता है स्लैब एवलांसेस के केस में। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया बाबू, करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग था। थर्ड, the Defense Geoinformatics Research Establishment functioning under the Ministry of Defense is the premier agency responsible for forecasting avalanche hazards in the Indian Himalaya। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कि बिल्कुल यही बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, DGRE नाम की बॉडी, जो एवलांच से रिलेटेड फोरकास्ट करने का काम करेगी और बाकी भी मैनेजमेंट देखती है। दिस इज द प्रीमियर एजेंसी। कौन सी एजेंसी, द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, है ना। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन सब के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है एवलांच मॉनिटरिंग का। नॉट करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, C1 ओनली। अच्छा, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मेजर माउंटेन पासेस से रिलेटेड था, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम खुद आगे माउंटेन पासेस का ये जो डिटेल है ना, माउंटेन पासेस का डिटेल, वैसे आंसर वहां पे ऊपर मेंशन है, बट माउंटेन पासेस के ये जो डिटेल है आप इसको ढूंढ कर करोगे, इसको पढ़ के एक बार, एंड आई विश कि तुम ये पूरा डिटेल पढ़ोगे, ये टेबल पढ़ लोगे, माउंटेन पास से रिलेटेड फिल्म्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। एवलांच मैंने तुम्हें समझा ही दिया, इस बॉडी को आप याद रखोगे, DGRE नाम की बॉडी, जो एवलांच से रिलेटेड फोरकास्ट और बाकी मैनेजमेंट का काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO के लैब के साथ भी वर्क करती है, या DRDO के साथ कोऑर्डिनेशन में। बाकी जोजिला पास की बात करें तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पास, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे यहाँ पर प्रेजेंट है जोजिला पास। इससे रिलेटेड कुछ पास्ट के इवेंट भी हैं, जरा देखिए जोजिला पास का क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, इट लाइज ऑन द नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 पे पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जोजिला पास से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947-48 में पाकिस्तानी आर्मी ने, या पाकिस्तानी आर्मी जो मिलिटियाज को सपोर्ट कर रही थी, मिलिशियाज को, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन बाइसन लॉन्च किया और इसको रिकैप्चर कर लिया गया, राइट। द पास वॉज स्ट्रिक्टली रिकैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी ऑन November 1, 1948। ये बड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, और भारत ने यहाँ पर, भारत की बहादुर सेना के जवानों ने वहां पर टैंक भी पोजीशन कर दिए, जोजिला पास वापस से भारत के पास आ गया। ऑपरेशन बाइसन इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये पासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेबल। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं, ये मैप भी है, मैप के थ्रू भी आप इनको मॉनिटर कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, कल पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने दिया था क्या, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज के बारे में। तो इंडिया में इन तीनों फैसिलिटी में, विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पडूर, इन तीनों लोकेशन पे इंडिया का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज है। मंडे को प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि दीज आर द 3 लोकेशंस वेयर इंडिया हैव स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज। ओके, आप मैप में भी इनको एक बार प्लॉट कर सकते हैं, विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पडूर कहां पर पड़ते हैं। मैप खोल के ये सब काम करते रहा करो। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में यूपीएससी क्वेश्चन भी साथ ही साथ करते जाएंगे। क्या था, हाँ ये रहा। यहां पर बात हो रही थी दादा भाई नौरोजी की, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश थे वो कैसे भारत सोने की चिड़िया था उसको लूट लूट कर ले जा रहे थे। चलो, पहला स्टेटमेंट क्या, ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। एकदम सही, इसको तो आंख मूंद कर सही बोल सकते हैं। ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। सेकंड क्या,
ही इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रीस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन। एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट का कोई इंटरप्रिटेशन करना, ये सब दादा भाई नौरोजी के ऑब्जेक्टिव में, दादा भाई नौरोजी के वर्क में नहीं था। वो दयानंद सरस्वती करते थे, है ना, आचार्य दयानंद सरस्वती, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आर्य समाज में। सेकंड रॉन्ग। थर्ड, ही स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल एविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। वैसे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सोशल एविल्स खत्म करना चाहते थे ये भी, पर इनका मेन काम कांग्रेस के फाउंडेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जब कांग्रेस ने अपना गोल स्वराज डिक्लेयर किया था, कौन से सेशन में, कलकत्ता सेशन में, प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के। बट मेन काम इनका क्या रहा, ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, उनसे अपने डिमांड फुलफिल करवाना। सोशल रिफॉर्म वगैरह इनके ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में नहीं रहा था। बात करते थे ये लोग भी, बट नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स किया जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बिफोर एनीथिंग एल्स सोशल इरेडिकेशन होना चाहिए, सोशल एविल्स का इरेडिकेशन होना चाहिए, वैसा नहीं है। करेक्ट ढूंढना था, वन ओनली होगा। इनकरेक्ट बोलते हैं तो 2 और 3 चूज करते हैं, है ना। करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देंगे। अब रहा आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन नासा के अर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन नासाज अर्टेमिस 2 मिशन। अभी रिसेंटली इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। इससे रिलेटेड अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना, बराक ओबामा साहब, वो एक फोटो भी खिंचवा के आए। वैसे तो अभी अमेरिका के जो अभी एक प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप चाचा महान, हर जगह आ जाते हैं, मुंह घुसा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाचा से पहले बराक ओबामा भी कभी प्रेसिडेंट रहे थे, काफी उनकी तारीफ भी हुई, स्टेबल तो थे इस वाले के कंपैरिजन में जरूर। उनसे रिलेटेड भी अभी उन्होंने भी इंटरनेट पे पिक्चर शेयर की अर्टेमिस 2 मिशन के लोगों को बधाई देते हुए, न्यूज़पेपर में भी कवर था, तो आप इसके बारे में पढ़िए, आंसर कीजिए। और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाओगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, है ना। आई वांट कि तुम बनाओ कॉमन सेंस लगा के, बिना इंटरनेट पे जाए। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, एक नया, एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए इंग्लिश एंड एसएमएस दोनों में अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, वो मैं बाद में ऐड कर रहा हूं अभी आपके लिए। बट आई वांट कि मेरे एसएमएस मीडियम के स्टूडेंट्स भी इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। फिर हम लोग अब प्री सिक्योर के सेशन में मंडे को मिलेंगे। टिल देन यू टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।